देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 51 इन टी एस ग्रेवाल बुक, जिसमें कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें ईयर 31 मार्च 2021 और 2020 की फिगर्स हैं, और साथ में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब चीज़ें दी हुई हैं। साथ में आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है, और नोट्स टू अकाउंट के भी जो है दोनों ईयर्स के फिगर्स हैं। साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट गिवन हो, तो आपने अगर किसी भी अमाउंट से रिलेटेड कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है, तो आपको नोट्स टू जो बैलेंस शीट में अमाउंट है आपने उसी को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कि जो आप डिफरेंस लेंगे वो बैलेंस शीट के अमाउंट से लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट गिवन है, तो आपने बैलेंस शीट को छोड़कर नोट्स टू अकाउंट की तरफ चले जाना है। और अगर नोट्स टू अकाउंट के बाद सीधी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो, नोट्स टू अकाउंट ना गिवन हो और किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो आपने कुछ अकाउंट भी बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है कि जो क्वेश्चन शुरू होता है वो शुरू होता है हमेशा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए आपने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और को जो है देखना है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2020 में 2020 में अमाउंट था 4,20,000 रुपये, और 2021 में ये बढ़कर हो गया 6 लाख। लेकिन आपको इससे रिलेटेड नोट्स जो अकाउंट भी गिवन है, अकाउंट नंबर 2, नोट नंबर 2। तो आपने यहाँ से इस अमाउंट को छोड़कर आपने नीचे जाकर नोट्स में चेक करना है। नोट नंबर 2 में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल दी हुई है, जो कि दिखा रहा है कि जनरल रिजर्व है और सरप्लस यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो आपने इन्हीं अमाउंट को उठाना है। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लास्ट ईयर 1,20,000 था, अब ये बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया। तो इसका मतलब इस साल का जो बैलेंस है उसमें 80,000 रुपये ऐड किया गया। तो आपने वो 80,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है। 80,000 रुपीज़ हमने लिख लिया। इसके बाद आपको पता है कि इसमें हम रिजर्व्स ऐड करते हैं, वो वाले रिजर्व जो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए गए हों। तो जनरल रिजर्व, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि जनरल रिजर्व जो है हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है। तो हम जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया कि लास्ट ईयर था 3 लाख रुपए, अब हो गया है 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है यहाँ से हम 1 लाख रुपए का डिफरेंस अपने क्वेश्चन में डालेंगे। तो ये आपका हो गया 1 लाख रुपीज़, ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं टैक्स। टैक्स हमें कहाँ से पता लगता है? टैक्स हमें पता लगता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपको दिख रहा है कि 1,40,000 है क्वेश्चन में, और 1,40,000 है और 2 लाख रुपए है, लेकिन उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। तो हम नोट्स टू अकाउंट की तरफ जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में आपको दिख रहा है प्रोविज़न फॉर टैक्स 1,40,000 और 2 लाख ही है, तो हम उसी को ले लेंगे। लेकिन साथ में इसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि कुछ टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1 लाख रुपीज़ वॉज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए आपको अब इनकम टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट भी बना लेते हैं। और आपको पता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो बैलेंस है, हम इसको नाम देते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। और आपको पता है कि इसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है प्रोविज़न्स का। तो हम यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी बनाएंगे।
और इसमें लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, प्रीवियस ईयर जो बैलेंस था उसको हम लिखेंगे। लास्ट ईयर का बैलेंस था हमारा 1,40,000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, 1,40,000 था। और करंट ईयर का जो बैलेंस है वो हम उल्टी साइड लिख देंगे, रिवर्स साइड, टू बैलेंस CD। और ये हमारा है 2 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसा आपने देखा कि ₹1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसको लेंगे यहाँ पर टू कैश। एंट्री हमने की होगी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ पर टू कैश करके 1 लाख रुपीज़ जो हमने पे किए फॉर टैक्स वो भी हमने लिख लिए। इसके बाद हम करेंगे इस अकाउंट को बैलेंस। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 3 लाख टोटल हो गया इसका। और यहाँ पर भी हमने 3 लाख लिखना, आपको पता ही अकाउंट कैसे बैलेंस किए जाते हैं। सेम टोटल हमने दोनों साइड लिखा, लेकिन ये टोटल तो हो नहीं रहा, तो जो डिफरेंस आया है टोटल तभी बनेगा जब हम इसमें 1,60,000 और ऐड कर दें। और ये 1,60,000 क्या है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L से यहाँ पर ये एंट्री लाई गई है। हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमने इस फिगर को लिया होगा। तो बेटा ये जो है आपका 1,60,000 रुपीज़, ये आपका क्या आ गया, 1,60,000 रुपीज़ ये आ गया करंट ईयर का प्रोविज़न। और ये जो 1 लाख रुपीज़ जो हमने पे किया है बेटा, ये हमारा बन गया इस साल हमने टैक्स जो पे किया। तो अब आपने जब अकाउंट बना लिया है किसी चीज़ का, तो आपने उसके बैलेंसेस को यहीं छोड़ देना है अकाउंट के अंदर छोड़कर, जो हमने नई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस इसके अंदर ऐड की हैं वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साल जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया उसको हम जो है यहाँ पर शो करेंगे। कितना, इस साल का हमारा प्रोविज़न आया 1,60,000। ठीक है, इसके बाद आपको पता है फोर्थ चीज़ हम इसके अंदर जो ऐड करते हैं वो होती है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड देखना है हमें कि क्या टैक्स में इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ गिवन है। तो उसके लिए हमने देखा कि फोर्थ, जैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was ₹4 लाख, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इट was 2 लाख। तो बेटा इसमें करंट ईयर का जो हमें 4 लाख रुपीज़ है उसको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये डिविडेंड अभी प्रपोज हुआ है, इसको अभी हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो इसको हम इग्नोर करके जो लास्ट ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर प्रपोज हुआ था 2 लाख रुपीज़ का, वो हम मान लेंगे कि डिक्लेयर हो गया और वो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्ट किया होगा। तो उसी को हम यहाँ पर पहले ऐड करेंगे। ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें अपना करेक्ट प्रॉफिट पता लग जाए कि हमें एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ कितना था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा आया इन चारों को ऐड करके वो हमारा बना 5,40,000। ठीक है, तो अब हमने इस फिगर को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है। ठीक है, अब हम इसको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये हमारा अमाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो आएगा 5,40,000। ठीक है, अब हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि आपने ये सीक्वेंस को
याद रखना है और हमें देखना है कि क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें गिवन है। तो देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी नॉन कैश आइटम्स होती हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, वो होगी डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से पता चलता है? अपनी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू से। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है नॉन करंट एसेट्स में इन्होंने दिया हुआ है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और देखिए इसका भी आपको नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। लास्ट ईयर थे 18 लाख के, अब हो गए हैं 26 लाख। और इससे रिलेटेड अब मैं नोट्स टू अकाउंट में जाकर देखती हूँ क्या है। टेंजिबल एसेट्स देखो, नोट्स टू अकाउंट नंबर 4, इसमें आपको टेंजिबल एसेट्स की डिटेल दे रखी है कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, और जो है इसकी वैल्यू दे रखी थी 10 लाख, 10 लाख और 14 लाख, और साथ में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, पिछले साल 8 लाख थी, इस साल 12 लाख हो गई। अब हमें इससे रिलेटेड कोई देखना है कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ जी, इसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी ओपनिंग वैल्यू यानी साल के शुरू में थे 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन 25% इस साल चार्ज किया गया। फिर दूसरा एक और इन्होंने दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू रुपीज़ 40,000, यानी ऐसी मशीन जो 1 लाख की आई थी लेकिन अब उसकी वैल्यू कम होकर, राइट डाउन होकर 40,000 रह गई है, और वो मशीन जो है 70,000 में बेच दी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस मशीन के ऊपर हुआ है हमें 30,000 का प्रॉफिट। ठीक है। अब लेकिन इसके लिए आपको करेक्ट फिगर्स जानने के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, उसके लिए हम अगेन पूरा, इसमें बेटा आपका कोई जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है आपको ये हमने केवल, अब हमें सिर्फ मशीन फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है ओनली, क्योंकि इसमें कोई आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया। ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही दे रखे हैं। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये पता होता है कि प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पर है, यहाँ पर ये रिटर्न डाउन वैल्यू पर है। तो हम यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना है हमारा, लास्ट ईयर का बैलेंस बीडी था 10 लाख, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो हमारा है 14 लाख क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक मशीन बेच दी जिसके बदले 70,000 रुपीज़ में, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि मशीन बेच दी इन्होंने 70,000 में। तो बेटा अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता तो हम उसको यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हमें पता है कि जो मशीन है ऑलरेडी इस 10 लाख रुपीज़ में वो मशीन की वैल्यू केवल 40,000 है, और वो मशीन हमने जब 70,000 में बेच दी तो इसका मतलब इस पर हुआ है हमें प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, और वो हुआ आपको 30,000 नहीं सॉरी, हाँ 30,000 का, क्योंकि उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि मशीन थी जो आई तो 1 लाख की थी, उसकी अब रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 रह गई है, उसको हमने 70,000 में बेचा। यानी जो मशीन हमारी बुक्स में इसमें जो हमारे पास जो केवल इस 10 लाख में उसकी वैल्यू केवल 40,000 रह गई थी, वो 70,000 रुपये में बिक गई, तो उसके ऊपर हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा, इधर ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन डाला गया इस साल
वो इस 10 लाख का 25% डाला गया। तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देना है, कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे होगा, देखो अब हमने कैसे बैलेंस होगा, इसके लिए हमने टोटल किया, टोटल इस साइड का ज़्यादा आया तो ये अमाउंट हमने लिख दिया, 14 लाख और 2,50,000 और 70,000 वो हमने लिखना है। 14 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 70,000, 17,20,000 और माइनस उसमें से करना है हमने ओपनिंग बैलेंस 10 लाख और माइनस 30,000। तो हमारा 6,90,000 जो है हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे टू कैश या टू बैंक कि हमने जो नई मशीनरी खरीदी है वो खरीदी है 6,90,000 की, और इसका जो टोटल हमने देखा वो आया था 17,20,000, है ना। ये हमने यहाँ पर 17,20,000 कर लिया। तो हमारा ये पता लग गया। आप देखिए बेटा, इसमें भी हमने बैलेंसेस को छोड़ देना है। ये यहाँ पर ये फिगर बता रही है, ये वाली जो फिगर है ये हमें क्या बता रही है कि हमने इसको इतने की हमने कैश यूज़ किया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रॉफिट ऑन सेल जो है ये हमारा अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और इधर से ये जो डेप्रिसिएशन हमने 2.5 लाख रुपए डाला इस साल, ये भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो ये हम देखेंगे कितना आया हमारा, 2,50,000 ऐड करेंगे, लेस करेंगे हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी, प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि हमने इसको पहले अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, बट ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ये वाला प्रॉफिट, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, रीएडजस्ट कर देंगे। तो हमने उसको लेस कर दिया, और लेस करने के लिए आपको पता है कि हम इसको जो है ब्रैकेट्स में शो कर सकते हैं। मैंने इसको लेस करने के लिए हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। और इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या कोई और ऐसी आइटम गिवन है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हो या नॉन कैश नेचर की हो। तो देखिए इसमें हमें पता चलेगा, क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग नेचर की। एक बार हम और स्कैन कर लेते हैं इसको। देखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपको दे रखी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10% डिवेंचर्स, ठीक है। और ये हमने देखा 10% डिवेंचर्स लास्ट ईयर तो नहीं थे हमारे पास, 2020 में बैलेंस आपको दिख रहा है डैश है, लेकिन 2021 में ये 4 लाख रुपए हो गए हैं, यानी हमने इस साल नए डिवेंचर इशू किए हैं। तो एक बार हम देखते हैं क्या इससे रिलेटेड उन्होंने कोई डेट ऑफ इशू क्वेश्चन में बताई है। हाँ जी देखें, हाँ ये फिफ्थ, इसमें देखो एडजस्टमेंट में दिख रहा है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, कि मतलब कि हमने डिवेंचर्स जो हैं 1 अक्टूबर 2020 को इशू किए थे 4 लाख रुपए के, और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमने पे किया होगा। और इंटरेस्ट जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इंटरेस्ट हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हम उसको यहाँ पर तो जो है ऐड करेंगे इंटरेस्ट को
ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना 20,000 रुपीज़ होगा 6 मंथ का, तो हमने उसको ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी सारी नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को लिखा। और इसके अंदर कोई गुडविल राइट ऑफ होती तो वो लिख सकते थे, हम कुछ भी हम इसमें लिख सकते थे जो भी होती क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें गिवन है तो हमने उनको निकाला। तो देखो अब हमारा अमाउंट कितना आता है टोटल। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आएगा, जिसको हम इस कॉलम में लिखेंगे बाहर, इसकी एडजस्टमेंट। ये हमारा नेट अमाउंट बनेगा 2,40,000 2,40,000। तो हमने इसको यहाँ कर देना है कि 2,40,000 रुपये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम आई। इसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 7,80,000। और ये हमारी जो आपने ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ निकली। अब हमारी हमने इस तरह से एडजस्टमेंट की, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये जो 7,80,000 रुपये जो हमारे पास आए हैं, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब आपने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, इसमें हम करेंगे अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा, पता लगेगा हमें अपनी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ से। तो हम करंट लायबिलिटीज़ के पोर्शन में पहुँचेंगे जहाँ हमें पता चल रहा है कि ट्रेड पेबल्स हैं, इसका कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहीं से अमाउंट को पिकअप करना है। तो हमारा है 16,40,000 लास्ट ईयर था और 14 लाख इस साल रह गया, यानी कम हो गया। और आपको पता है कि करंट लायबिलिटीज जब भी कम होती हैं तो हम उसको करेंगे, तो हम इसको कम हुई हैं तो यहाँ पर भी लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, तो हम उसको डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज करने के लिए हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं 2,40,000 हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से भी शो कर देती हूँ कि हमारा जो माइनस हो रहा अमाउंट, हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, पर चलिए हमने क्वेश्चंस को चलिए हमने कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी करंट एसेट्स में, अच्छा देखिए, करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो टैक्स का था, वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम देखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको दिख रहा है इन्वेंट्रीज़ हैं, उसके का भी कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। लास्ट ईयर थी 4 लाख, अब हो गई हैं 8 लाख, बढ़ गई हैं इस साल। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्वेंट्री 4 लाख रुपए बढ़ी है। और एसेट्स के केस में क्या होता है कि जब एसेट्स बढ़ती है इसका मतलब क्या है कि हमने पैसा यूज़ किया। ठीक है, तो एसेट्स बढ़ी है 4 लाख रुपीज़, तो हम उसको लिखेंगे, बढ़ने पर हम उसको लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, और ये भी हमारा कितना हुआ है, 4 लाख रुपीज़ इंक्रीज हुई है, तो इसको भी मैं लेस कर दूंगी। 4 लाख। और इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई और करंट एसेट है। हाँ जी, करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर थे 14 लाख, अब रह गए 10 लाख, ये कम हो गए हैं। कम होने पर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड इंक्रीज इन, सॉरी डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको पता ही है कि हम करंट एसेट्स के बढ़ने पर
उसको माइनस करते हैं और घटने पर प्लस करते हैं। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्योंकि ये घट गए हैं तो हमने इसको प्लस किया। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया, टोटल हम निकाल लेंगे, वो आया हमारा -2,40,000। तो अब इसको हमने यहाँ पर इस अमाउंट को हमने पूरे को यहाँ से माइनस किया। $2,40,000 को हमने माइनस किया, तो हमारा अमाउंट जो आएगा नेट, वो क्या होगा। जब बेटा ये जो हमारा 7,80,000 आया ना, इसको हमने अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है कि आपने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको अंडरलाइन नहीं करना, ये यहाँ पर 2,40,000, इन दो चीज़ों को हम ऐड कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो हमने इनको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने का मतलब कि अब हमें टोटल में इसको यूज़ नहीं करना, अब हमें टोटल में यूज़ करना है 7,80,000 और 2,40,000 का नेट अमाउंट। तो ये देखिए, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका नेट अमाउंट क्या आया। ये हमारा अमाउंट बन गया 5,40,000। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम देना है, ये हमारा हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें हमने टैक्स का एडजस्टमेंट करना है कि हमने कोई टैक्स जो हमने पे किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें टैक्स पेड माइनस करना है, और टैक्स हमने पे किया था 1,00,000 रुपीज़, जो क्वेश्चन में हमने शुरुआत में देखा। तो इसको माइनस करके जो अमाउंट आया बेटा, वो आएगा हमारा ये। अब हमारा अमाउंट आ गया 4,40,000, और हमने पूरी एडजस्टमेंट कर ली है। तो अब हम इसको कहेंगे अब जो हमारा 4,40,000 आया है, ये आया है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। हमारी जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, उसका ये फर्स्ट स्टेप बेटा कंप्लीट हुआ है अभी। तो हमने पहली चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो है, ये हमारा मेन अमाउंट आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ एंटर करेंगे। वो है हमारा जो सेकंड सेगमेंट है कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से देखना है कि कैश की क्या पोजीशन रही। तो इसमें अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बेटा आपको पता ही है कि हमें नॉन करंट आइटम से पता चलती है, नॉन करंट एसेट्स से। और नॉन करंट एसेट्स आपने देखा, इसका नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है, और साथ में यहाँ पर एक बिना नोट्स टू अकाउंट भी है। तो बेटा पहले हम नोट्स टू अकाउंट वाले में चलेंगे दोबारा से। आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी का तो हमने अकाउंट बनाया था, और लैंड एंड बिल्डिंग का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया था। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो 8 लाख से बढ़कर ये 12 लाख हो गई है, इसका मतलब क्या है, हमने नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 4 लाख रुपए की। तो हमारा कैश यूज़ हुआ है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, हमने कितना यूज़ किया है, 4 लाख। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये हमने लेस करना है। ठीक है बेटा, यूज़ हुआ है ना कैश, तो हम यहाँ पर लेस लिखेंगे। इसके बाद कैश यूज्ड टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, वो हमें कहाँ से पता चला, हमने बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं लेनी है, अब हमें ना नोट्स टू अकाउंट की लेनी है। अब हमने वो चीज़ हमने लेनी है जो हमने ये अकाउंट बनाया था, यहाँ पर जो हमने ये निकाला था। ठीक है, ये निकाला था ना, टू बैंक के हमने कितना परचेज किया, 6,90,000 रुपीज़। तो वो हम यहाँ लिखेंगे
कैश यूज टू परचेज ही हुआ है, तो यहाँ पर भी ये हमारा कैश माइनस हुआ है, तो फिर अगेन 6,90,000 माइनस हुआ है, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने एक और कैश यूज, एक हमारा कैश आया भी है, इस एक्टिविटी में हमारा कैश आया भी है। ध्यान होगा आपको, कैश फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जो हमारा कैश आया था ना सेल करने से ऑफ प्लांट, ठीक है, वो हमारा कैश आया था कितना, 70,000, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारा कैश आया है, हमने यूज़ नहीं किया, हमारा कैश आया है, उसको मैंने ऐड कर लिया। फिर अब देखेंगे क्वेश्चन में जाकर और क्या रह गया। देखिए हमारा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, लेकिन अभी हमारी नॉन करंट एसेट्स में एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रह गई है, जिसका कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। और आपको दिख रहा है कि लास्ट ईयर ये हमारे पास नील वैल्यू पर थी, लेकिन इस साल 2 लाख रुपए की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब हमने कैश इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ किया, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पूरा लिख देंगे। ठीक है, और कितना यूज़ किया हमने, 2 लाख रुपीज़। और इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि हमारी नॉन करंट, सारी जो नॉन करंट एसेट्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम इसका जो नेट अमाउंट निकालेंगे वो आएगा हमारा 12,20,000, और वो हमारा आ रहा है माइनस में। आप देख रहे हो ना, इसमें माइनस की फिगर्स ज़्यादा हैं, देख लीजिए आप इसको। तो ये जो अमाउंट आएगा हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हम देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इस बिज़नेस में, इससे हम समझ रहे हैं कि इस बिज़नेस में इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश काफ़ी यूज़ किया। ठीक है, तो हम इसको भी, अब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का काम पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम इसको भी कर लेते हैं। और ये हमारा इधर से ये 12,20,000 हमारा माइनस में आया अमाउंट, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये हमारी मेन चीज़ है। हाँ जी, अब हमारा इसमें सेगमेंट रह गया है एक, जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो हमें कहाँ से पता लगेंगी बेटा, वो हमें पता लगेंगी शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ से। ठीक है, अब हम फिर दोबारा शेयर होल्डर फंड में जाते हैं, जहाँ पर शेयर कैपिटल आपको दिखाई दे रही है, और इसका भी नोट्स टू अकाउंट है, तो हम एक बार नोट्स टू अकाउंट में भी जाकर चेक कर लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है वही अमाउंट, सिर्फ सेम ही इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वही सेम अमाउंट के, तो हम यहाँ से 4 लाख रुपए हमारे पास इशू ऑफ शेयर से आए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो हमारे पास आया 4 लाख रुपीज़, तो हम वो लिख देंगे। इसके अलावा हमने कैश यूज्ड टू पे इंटरेस्ट, आपको ध्यान होगा हमने इंटरेस्ट पे किया था ऊपर, जो हमने एडजस्ट किया था, हमारा एक्चुअली में उसके कारण कैश गया तो है ही ना, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये, जो हमारा कैश यूज़ हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमने कैश यूज्ड टू पे डिविडेंड, हमने डिविडेंड, आपको ध्यान है लास्ट ईयर जो डिक्लेयर किया था, लास्ट ईयर का डिविडेंड मैंने कहा था कि हम ऊपर तो एडजस्ट कर रहे हैं टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली में हमने डिविडेंड पे भी किया है 2 लाख रुपीज़, वो भी हम लिखेंगे। जो हमने ऊपर लिखा था ना लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, वो हमें पता है कि हमने डिक्लेयर किया है, तो पे भी ज़रूर किया होगा, वो लिख देंगे। और इसके अलावा हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, आपको, आपने देखा है क्वेश्चन में कि हमारा डिवेंचर्स इस साल इशू हुए हैं, बोरिंग्स जो हमने की है इस साल 4 लाख की बढ़ गई है, तो इसका मतलब हमने इस साल ये कैश भी आया है, तो हम उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख रुपए।
तो ये हमारा कैश आया तो हम इसको प्लस करेंगे। और इस तरीके से जब हमने देखिए हमारा नॉन करंट सारा हमारा शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स में जो हमारा कैश आया वो भी लिख लिया और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी लिख लिया। तो ध्यान रखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से आया हुआ कैश, और करंट लाइबिलिटीज़ में अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म कोई फाइनेंसिंग हुई है तो उसका कैश भी लिखा जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इन्हीं चीज़ों को लेंगे। और अब जो आपका नेट अमाउंट आएगा वो आएगा, उसको हम कहेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो देखो अब आप इसको एडजस्ट करके टोटल करके देखें तो कितना अमाउंट आता है। ये अमाउंट आएगा आपका 5,80,000। देख लीजिए 448 लाख में से 2,20,000 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5,80,000। और ये हमारा जो अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट किसकी चीज़ का है बेटा? ये अमाउंट हमारे कैलकुलेट करके बता रहा है कि हमने इस साल जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट किया है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया, क्योंकि ये मैं हाईलाइट इसीलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मकसद ही क्या था कि हमें ये पता लगे कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमें कितना कैश जनरेट हो रहा है। ये हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम करेंगे, अब हमें निकालना है नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर देखिए, अगर आपका माइनस आंसर आया तो यूज हुआ, और हम निकाल रहे हैं देखिए इन तीनों जो मेन हमने 3 हेडिंग निकाल लिया, 4,40,000, 12,20,000 और 5,80,000। अगर हम इसको नेट करेंगे तो देखिए 4,40,000 और 5,80,000 को हमने किया तो आया 10,20,000, और उसमें से 12,20,000 को माइनस किया तो हमारा माइनस आंसर आ रहा है 2,20,000। यानी कि इस साल हमने जो नया कैश है वो 2,20,000 रुपये यूज़ किया। हाँ, 2,00,000 रुपये हमने, इसका आंसर आएगा 2,00,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा यह हमारा इस साल यानी कि कैश जनरेट नहीं हुआ बल्कि यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। हमने पूरे साल में कैश, नया कैश जनरेट नहीं किया बल्कि हमने यूज़ किया है। तो हमारा ये आंसर नेगेटिव आया। अब हम इसमें करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास। ओपनिंग कैश हमारे पास था, क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाकर देखेंगे कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखेंगे कि लास्ट ईयर में यानी पिछले साल हमारे पास 2,00,000 रुपये का कैश था जो हमने इस साल के ओपनिंग में स्टार्ट किया था, यूज़ किया। तो उसी 2,00,000 रुपये को हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो हमने ऐड करना है। तो 2,00,000 रुपये हमने ओपनिंग कैश के यूज़ जो है ऐड किए। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव रहे। और इस तरह से अब जो नेट अमाउंट आया वो आया हमारा नील। नील आ गया क्योंकि हमारे पास हमने इस साल यूज़ किया 2,00,000 रुपये और वो हमारे पास पिछले साल का ओपनिंग ही था। ये हमारा अमाउंट आया नील, और ये नील अमाउंट क्या है हमारा क्लोजिंग कैश। और ये आप देखेंगे कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर क्लोजिंग कैश बैलेंस नील ही आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है नील आ रहा है, तो वही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैली भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और मैंने आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बताया कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। तो इसको आप एक बार इस मेथड को यूज़ करके देखें तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। चलिए, तो आप देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन आपको इस तरह से नज़र आएगा। आपने इसको जो है इस फॉर्मेट में इसको पूरे क्वेश्चन को करना है। आप एक बार इस पर दोबारा लुक लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51 फ्रॉम TS ग्रेवाल बुक, अनसॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व एक्सरसाइज। और ये हमने इसका सॉल्यूशन किया है।
ये आपका इस तरह से आपने फॉर्मेट बनाना है और ये आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट है और ये दोनों आपने इस तरह से अकाउंट भी बनाने हैं और वर्किंग नोट्स के पार्ट हैं, आपने इसकी भी अलग से एग्ज़ाम में मार्किंग होती है।